ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ख़बर आई है जी पाक फ़ौज के हवाले से, और ये बताया जा रहा है कि एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल जिसका नाम है तैमूर, उसका एक कामयाब तजुर्बा किया गया है। ना सिर्फ ये मिज़ाइल तैमूर मिज़ाइल एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, बल्कि बहुत ही एक्यूरेट, यानी जिस चीज़ पे निशाना बांधा गया था एक्यूरेट वहाँ पर जाकर उसने अपना टारगेट पूरा किया है। हदफ को बहुत आसानी से और बहुत कामयाबी से निशाना बनाया गया है और यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ख़ास तौर पर जो मुसलसल हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते गुज़िश्ता महीने पाक फ़ौज की जानिब से, बहरिया की जानिब से, तमाम हमारी ज़मीनी अफवाज की जानिब से ना सिर्फ वो चौकस है बल्कि अपने आप को दिखा रही हैं, मनवा रहे हैं। मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रहा है उस दौरान अपनी टेक्नोलॉजी को जिद्दत में लाना, उस पर काम करना कितना ज़रूरी है और ये हमारे जो दुश्मन हैं उनके लिए कितना बड़ा पैगाम है। इन तमाम सवालात के जवाब आ जाने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी ब्रिगेडियर गज़नफ़र डार साहब हैं, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, चूँकि आपका ताल्लुक़ फ़ौज से है, तो ये जो एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल तैमूर है ये कितना एडवांस है, क्या इसकी ख़ास बात है और पाकिस्तान इस तजुर्बे के बाद मज़ीद कितना मजबूत हो गया है? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा शानदार एक इजाफा है पाकिस्तान की नेवी की कैपेबिलिटी में। सही। और ये एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज वेरिएंट पे डिपेंड करते हुए 600 से लेकर 700 किलोमीटर की है। सही। तो जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जिसकी कैपेबिलिटी है कि लॉन्ग रेंज के ऊपर एयरक्राफ्ट से, जो कि नेवी के से डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं, जैसे JF-17 थंडर है, मिराज 3 और मिराज 4 हैं, उनसे लॉन्च हो सकता है। और ये नेवल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च हो सकता है, यानी कि सी लॉन्च भी है और एयर लॉन्च भी है। तो इसकी जो लॉन्ग रेंज है वो एक बहुत एडवांटेज देती है नेवी को कि वो लॉन्ग रेंज पे एनिमी के शिप्स को एंगेज कर सकती है। सही। और इसमें एक इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं A2AD। सही। वो है एक्सेस डिनाइल और एरिया डिनाइल, एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनाइल। सही। तो ये कैपेबिलिटी जो है, ये कॉन्सेप्ट चाइनीज नेवल फोर्सेस में बहुत इस्तेमाल होता है। और यही कॉन्सेप्ट जो है ये दुनिया की बाकी भी नेवीज के अंदर है, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट जो है एज सच, मतलब इसको इन लाइंस पे मुझे लगता है कि अडॉप्ट किया गया है। तो ये वाला जो तैमूर क्रूज मिसाइल है जी, ये बेसिकली एंटी एक्सेस जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की उससे रिलेट करता है। एंटी एक्सेस ये होती है, दो किस्म की कैपेबिलिटी होती है, एक होती है एंटी एक्सेस और दूसरी होती है एरिया डिनाइल। सही। एंटी एक्सेस ये होती है कि जो दुश्मन की नेवी है उसको ऐसे एरिया के अंदर ना आने दिया जाए, उसको ऐसी रेंज पे रखा जाए कि वो हमारे अगेंस्ट ऑपरेशंस जो हैं वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज और लॉन्च ना कर सके। सही। ये है एंटी एक्सेस, यानी कि उसको ऑपरेशनल एरिया में सक्सेस जो है वो डिनाई की जाए, वो ना दी जाए। सही। और दूसरी है एरिया डिनाइल, कि अगर एनिमी हमारे ऑपरेशन एरिया में एंटर हो जाता है सही, तो उसके अंदर जो जंग लड़ी जाएगी वो डिफेंसिव वार होगी और वो वार होगी एंटी डिनाइल, यानी कि एनिमी को जो हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल टारगेट्स हैं उनके नज़दीक ना आने दिया जाए और उससे दूर रखने के लिए एनिमी से बाकायदा जंग की जाए। सही। तो ये जो मिसाइल है ये एंटी एक्सेस के लिए भी बहुत यूजफुल है और एरिया डिनाइल की स्ट्रेटेजी के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो मैं समझता हूं कि ये एक शानदार इजाफा है पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटी में। और मैं अगर आपको टाइम मुझे थोड़ा दे, मैं ये भी कहूँ कि पाकिस्तान नेवी में और भी काफ़ी ऐसे मिसाइल हैं
जो कि इक्वली पावरफुल हैं और इक्वली इफेक्टिव हैं, ब्रिगेडियर साहब। जो जिनमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी है। इस तैमूर जो मिसाइल है ये भी स्टेल्थ मिसाइल है। इसको रडार पे ट्रैक करना जो है वो डिफिकल्ट होगा। सही। और इस मिसाइल की एक खास कैपेबिलिटी ये है कि जब ये बिल्कुल टारगेट के नजदीक पहुंचता है तो ये टर्मिनल मैन्यूवरिंग करता है, जिससे एनिमी की जो एबिलिटी होती है इसको डिस्ट्रॉय करने की, वो जो है बहुत सीरियसली अफेक्ट होती है और वो नाकाम हो जाती है। सही। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा भी पाकिस्तान नेवी के पास क्रूज मिसाइल हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं और रेंज में भी तकरीबन तैमूर मिसाइल से मिलते जुलते हैं। एक बाबर है, बाबर मिसाइल के 2 वर्जन है, एक बाबर 1 है, एक बाबर 2 है। सही। और बाबर 1 की रेंज जो है वो भी 700 किलोमीटर है, बाबर 2 जो है उसकी रेंज 450 किलोमीटर है। ब्रिगेडियर साहब, यकीनी तौर पर जो आप नेवी के हवाले से हमें डिटेल्स बता रहे हैं, मुसलसल उस इस्तेदाद कार को बढ़ाया जा रहा है, मुसलसल जो है अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त जब मिडल ईस्ट में अनरेस्ट की सिचुएशन है और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, मुज़ाकरात अभी तक जो है वो नहीं हो पा रहे और दोनों साइडों से शोला बयानियाँ भी जारी हैं, ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान सालिस के तौर पर मैदान में मौजूद है तो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं मुसलसल उनके पेट में दर्द है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर क्यों पाकिस्तान इतनी बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हो पा रहा है। तो सर, इस सिचुएशन में इस तरह के हम जो तजुर्बात कर रहे हैं, कामयाब तजुर्बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा मैसेज है और कितना ज़रूरी है ये वाले स्टेप्स? जी बिल्कुल, अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी मिलिट्री और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का इजहार जो है एक ऐसे टाइम पे जबकि हमें दुश्मन की तरफ से थ्रेट हो या हम महसूस करें कि हमने दुश्मन को डिस्करेज करना है, सही। उस स्टेज के ऊपर, उस टाइम फ्रेम में इस तरह के जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इस किस्म के तजर्बात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और एक बड़ा अच्छा साइकोलॉजिकल मैसेज जो है वो एनिमी को जाता है कि वी आर प्रिपेयर्ड, और अगर आप आएंगे, आप हमारे खिलाफ कोई भी एग्रेशन करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जितने भी हमारा मिसाइल सिस्टम है, खा वो क्रूज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या डेडिकेटेड एयर पावर है जो नेवी के साथ है, और उनके फिर जो वेपन सिस्टम्स हैं, इन सब का मकसद बुनियादी तौर पे ये होता है कि एनिमी को डिटर करना। यानी कि ये एक कन्वेंशनल डिटरेंस का पार्ट है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी में। सही। कि एक मैसेज दिया जाता है एनिमी को कि अगर आप हमारे अगेंस्ट एग्रेशन करेंगे तो उसकी जो कास्ट हम आप पे इम्पोज करेंगे वो इतनी हैवी होगी कि वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सही सही। वो ये एक अपने डिटरेंस का इजहार करना और उस डिटरेंस का मैसेज जो है वो एनिमी को देना, वो इस किस्म के तजर्बात से मतलब भी दिया जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेज। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर ये बड़ा टाइमली है, क्योंकि इंडिया के अंदर हमें वहाँ से इतलात मिल रही है कि वो कोई मिसचीफ करना चाहते हैं, कोई दोबारा से ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं या प्लान करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान के अगेंस्ट वो एग्रेशन कर सकें। तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि उसको डिस्करेज करने के लिए ऐसे तजर्बात जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और इसने पाकिस्तान की कौम को ऐसे जो तजर्बात हैं वो नया हौसला देते हैं और अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो कौम का कॉन्फिडेंस है उसको एनहेंस करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ब्रिगेडियर साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो तैमूर मिसाइल है और हमारी नेवी के पास जो मिसाइल हैं, ये क्या लोकली असेंबल्ड है? क्या हम खुद बनाने की ताकत रखते हैं? हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी मौजूद है हमारे पास अपने, या फिर हम दूसरे मुमालिक से मदद लेकर इस तरह के तजुर्बात अंजाम देते हैं? कैपेसिटी क्या है सर हमारी? देखिए, ये जो तैमूर मिसाइल है या बाबर मिसाइल हमने बनाया, ये जितने भी मिसाइल्स हमने बनाए हैं
ये बेसिकली हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। सही। और ये मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए बड़ा इत्मीनान की ये बात होनी चाहिए। ये हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। एयर वेपन कॉम्प्लेक्स है, AWC जिसको कहते हैं, पाकिस्तान के और इदारे हैं, एगिड्स है जो कि इस्लामाबाद में है। तो ये इनका ये तैमूर जो है, इन दोनों का मुश्तरका ये प्रोजेक्ट था। सर ये हमारी लोकल प्रोडक्शन है। सॉरी, ये हमारी लोकल प्रोडक्शन है। जी बिल्कुल, ये हमारी लोकल प्रोडक्शन, इंडिजिनस प्रोडक्शन है हमारी। सही सही। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब मैं इंडिया से कंपेयर करता हूँ तो जो पाकिस्तान की मिसाइल कैपेबिलिटी है, इस लिहाज से कि प्राइमरीली हमारी जितनी भी मिसाइल कैपेबिलिटी है ये हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। सही सही। प्राइमरीली मोस्ट ऑफ इट, यानी तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक सेटिस्फाइंग बात है अफवाज पाकिस्तान के लिए भी और पूरी कौम के लिए भी कि हमारे पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके हसूल के लिए हमें जंग के दौरान किसी दूसरी कौम को या मुल्क से बाहर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि हम पाकिस्तान के अंदर ही प्रोडक्शन लाइंस जो हमने बनाई हैं वहीं से हमें ये सारे वेपन्स जो हैं और ये मिसाइल दोबारा से सप्लाई होंगे जब हम इनको एक मरतबा यूज करेंगे। तो ये हमारी जो उस लिहाज से इन मिसाइल सिस्टम्स की सप्लाई चेन है वो रोबस्ट है और एश्योर्ड है। तो ये भी बड़े कॉन्फिडेंस की हमारे लिए बात है। ठीक है सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट है, हम ईरान की बात कर रहे हैं। अमेरिका जंगबंदी माहदा ख़त्म होने के बाद दोबारा जंगबंदी का ऐलान कर चुका है। ईरान कह रहा है कि हम जंगबंदी को नहीं मानते, ईरान मुज़ाकरात के लिए नहीं आना चाहता, प्रेसिडेंट ट्रंप मुज़ाकरात के लिए आना। सर ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है? कॉम्प्लेक्स हो रही है या फिर पस पर्दा कुछ और है और सामने कुछ और दिख रहा है? देखिए, इस सिचुएशन को हमें इस तरह से समझना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ये दोनों जंग पे गए, लेकिन दोनों जो है वो ऐसी कोई फैसला कुन जंग नहीं लड़ सके। सही। यानी कि दोनों जो है उनको इस जंग में कोई भी अभी तक विक्टोरियस नहीं है। सही। जब एक ऐसी जंग होती है जिसमें किसी साइड को शिकस्त ना हुई हो, तो अगर वहां पे सीज फायर आमतौर पे नहीं होता, लेकिन चूंकि ये हो गया है सीज फायर, तो जब उसमें सीज फायर होता है तो दोनों जो है पार्टीज वो मुज़ाकरात करती हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सही। जब जंग में किसी एक पार्टी को आमतौर पे शिकस्त हो जाती है तो एक पार्टी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करती है, दूसरी पोजीशन ऑफ वीकनेस से करती है, तो टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करना आसान होता है। सही। इस सूरत में चूंकि दोनों जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, इसलिए दोनों एक दूसरे को कोई मेजर कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। लेकिन दोनों का प्रॉब्लम ये है कि दोनों जो चीज बैटलफील्ड में हासिल नहीं कर सके किसी एक दूसरे को शिकस्त देके, सही, वो कंसेशन जो है ये मुज़ाकरात की टेबल पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। सही सही कि सही। जो चीज आप जंग में नहीं ले सकते, जंग करके नहीं ले सकते, वो मुज़ाकरात की टेबल पे ले लें, ऐसा नहीं होना है। अगर कोई समझता है कि इस तरह से हो जाएगा तो वो खामख्याल है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लगता है कि मुज़ाकरात अटके हुए हैं, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है? कौन से एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो अभी काफी डिस्कशन हो रही है, एक तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खोलना है ये है, फिर जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं मिडल ईस्ट में उनको कंट्रोल करना, ये इस तरह के कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिनको मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये गोल्डियन नॉट्स हैं। सही। ये आजम चौधरी साहब के प्रोग्राम में मैंने इनको कहा था ये गोल्डियन नॉट्स है। गोल्डियन नॉट वो होती है जिसको खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सही। तो गोल्डियन नॉट को सिकंदर आजम ने खोला था, लेकिन उसने हाथों से नहीं खोला था, उसने तलवार मारी थी और उसको काट दिया था। सही। तो ये जो चीजें होती हैं, जब आपने किसी कौम से कंसेशन लेना होती है तो वो जंग लड़के ली जाती है, जंग जीत के ली जाती है। सही। वो मुज़ाकरात की टेबल पे कोई नहीं देता है। सही सही तो सही। उसमें मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो ऐसी कंसेशंस अभी ईरान से लेना चाहता है जो बराक ओबामा
प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने 2015 में जो एक मुआहदा किया था ईरान के साथ, जिसको जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं जी, वो उससे ज्यादा कंसेशन लेना चाहते हैं। सही। ये लोगों को बहुत ज्यादा शायद आइडिया नहीं है। बार बार मैं देखता हूं कि स्कॉलर्स और जो एनालिस्ट आते हैं वो इसी की जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि उसकी तरफ जाया जाए। देखिए, हमें समझना चाहिए कि जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप साहब ने जब वो प्रेसिडेंट पहले बने हैं जी, इन्होंने उसको क्यों नल एंड वाइड कर दिया, रिजेक्ट क्यों कर दिया, उससे सही। क्यों निकल गए, विथड्रॉ क्यों कर गए उससे? उसकी वजह ये है कि ये जो प्लान था, ओबामा साहब ने इसको किया तो था ईरान के साथ, लेकिन ये जो यूएस की सेनेट है उसमें ये 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास किया जाना था, लेकिन यूएस सेनेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी था। वजह ये है कि टाइम की उस सर वक्त भी थोड़ी सी सर टाइम की किल्लत होती है, आपको मालूम है। आप मोस्टली हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। माजरत भी आपसे चाहूँगी और साथ ही साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगी। शुक्रिया आपका अदा करूँगी कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे और बड़ा डिटेल डिस्कशन ना सिर्फ आज के हवाले से आप बात कर रहे थे, बल्कि माजी में जो कुछ हो चुका और ख़ास तौर पर हमने बात की है जी पाक बहरिया के हवाले से कि हम कितना मजबूत है और इस तरह के तजुर्बात करके हम अपने दुश्मन को मैसेज दे रहे हैं कि हमें ऐसा ना समझा जाए कि हम सालिस के किरदार में लगे हुए हैं तो हम उधर ही लगे हुए हैं, हम अपने आप को ताकतवर भी बना रहे हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।